वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे अध्याय 8 के बारे में, क्लास 7th की एनसीईआरटी की भूगोल की किताब की। इसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इसके अंदर हम बात करेंगे दो प्रदेशों के बारे में। एक बात करेंगे अमेजन बेसिन के बारे में और दूसरी गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में हम बात करेंगे। यदि आपको नोट्स अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए इन नंबर को आप व्हाट्सएप मैसेज करके आपके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य स्थित है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। जो अमेजन बेसिन है कहाँ पर स्थित है, ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है और इस वाले एरिया को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। अगर अमेजन बेसिन की बात करेंगे तो ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो क्षेत्र फैला हुआ है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, और इस भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही क्या है, अमेजन नदी का विस्तार है। और अमेजन नदी की जो सहायक नदियां हैं वो जो है मिलकर इसका पूरा क्या बनाते हैं, एक बेसिन बनाते हैं। अगर हम बात करें मुहाने की तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है तो उसे हम मुहाना कहते हैं। अब अमेजन बेसिन के बारे में बात करते हैं। अमेजन बेसिन क्या है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है और किस किस प्रकार की यहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं, उनकी सब के बारे में बात करेंगे। तो अमेजन बेसिन क्षेत्र है वो ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, तो इन जगहों पर क्या है, अमेजन बेसिन का एक विस्तार है। आगे हम बात करेंगे अमेजन बेसिन वाले एरिया में जलवायु किस प्रकार की है। तो जलवायु जो है वो पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है। लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। उच्च तापमान तथा आर्द्रता किसी रहती है, अति उच्च रहती है। अगर तापमान उच्च रहेगा तो सीधी सी बात है बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी, और जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ के वन कैसे पाए जाएंगे, घने वन पाए जाएंगे। तो वहाँ के वनों के बारे में बात कर लेते हैं। वर्षावन। वर्षावन क्या है, अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वन होते हैं और इतने सघन होते हैं कि ऊपर से आने वाला सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता, पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। परजीवी पौधों के रूप में आर्किड व ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी, इसके अलावा बंदर और स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा जैसे यहाँ पे जो है जहरीली प्रजातियाँ पाई जाती हैं और मांस खाने वाली पिरानिया मत्स्य पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे वर्षावन में रहने वाले निवासियों के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन सी फसल उगाया करते थे, किस प्रकार से फसल उगाते थे। तो उसमें हम बात करेंगे फसल टेपियोका, अनन्नास और शकरकंद, इनकी क्या करते थे फसल, मतलब फसल कैसे, वहाँ पे बहुत सारे वन थे, वनों को काटने के बाद में क्या करते थे, वो वहाँ पे फसल उगाया करते थे जिससे उनका जीवन यापन होता था। अगर हम बात करेंगे तो वहाँ की प्रणाली कौन सी थी, कर्तन एवं दहन। जो वहाँ के पेड़ पौधे थे उनको काटते थे, काट के उनको जला दिया जाता था, दहन का मतलब जला दिया जाता था, और जलाने के बाद में जो उनसे क्या बनती थी, खाद बनती थी, उसमें वो क्या कर लेते थे, वो फसल की क्रिया करते थे। मुख्य आहार क्या था, मेनियोग, जिसे क्या कहा जाता है, कसावा भी कहते हैं, ये मुख्य आहार था। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ की नकदी फसलें कौन कौन सी है। तो नकदी फसलें हैं कॉफ़ी, मक्का और कोको। कुछ कच्चे घरों की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ कच्चे घर मिलते हैं। कुछ कुछ लोग हैं वो क्या है, मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट में रहते थे। तो कुछ तो घर कैसे थे, कच्चे थे, और कुछ किस में रहा करते थे, एक अपार्टमेंट टाइप में जिसको बोलते थे मलोका। आगे हम बात करेंगे इसी के बारे में कि 1970 में ट्रांस अमेजन महासागर बनने से वर्षा के सभी भागों, जो वर्षावन हैं उनके सभी भागों तक पहुंचना क्या हो गया था, संभव हो पाया था। यहाँ पे आप वर्षावन कर लेना, ठीक है ना, वर्षावन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा अमेजन बेसिन वाला एरिया। अब हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप देखिएगा। तो ये जो बेसिन बन रहा है वो किस किस से बन रहा है, गंगा व ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण हो रहा है। और जैसे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक क्या फैला हुआ था, अमेजन बेसिन फैला हुआ था, उसी प्रकार गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करें तो 10 डिग्री से 30 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश। इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, उत्तरी अक्षांश आ रहा है, जबकि हमने वहाँ पर पढ़ा था कि उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश दोनों आ रहे हैं।
और गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सारी क्या हैं, यहाँ की नदियाँ हैं। जलवायु कैसी है, मानसूनी है। मानसून कब आता है, मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी ढलानों वाले एरिए भी हैं। ढालों पर क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, कम है, क्योंकि वहाँ पे पैदावार, वहाँ पे फसलें कम होती हैं। जबकि हम मैदानी भागों की बात करेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है। क्यों, क्योंकि वहाँ फसलें उगाई जाती है। जहाँ पर फसलें और पानी उपलब्ध हो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। मुख्य फसल की बात करें तो मुख्य फसल क्या है, इनकी धान है। और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा इनकी अन्य फसलें। नकदी फसलों की बात करें तो गन्ना, जूट, और यहाँ पर कहीं कहीं पर हमें केले के बाग भी उपलब्ध मिलते हैं। चाय की बात करें तो पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। और इनके अलावा भी सिल्क के कीड़ों का संवर्धन जो किया जाता है वो बिहार व असम में किया जाता है। और जो ढलान वाले एरिए हैं उन्होंने वेदिकाएं बनाकर फसलें उगाई जाती है। क्योंकि ढलान वाले स्थानों पर क्या होता है कि पानी रुक नहीं पाता और डायरेक्ट नीचे आ जाता है, कटाव होता है, तो वहाँ पर क्या बना देते हैं, वेदिकाएं बना देते हैं। वेदिकाएं बनाकर वो क्या करते हैं, फसलें उत्पन्न करते हैं। अगर हम वनों की बात करें तो सागवान, साखू, पीपल, उष्णकटिबंध पर्णपाती वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा चीड़, घने बांस, देवदार, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, ये जो डेल्टा इलाके हैं उनमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और डेल्टा इलाके में और कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। अगर वन्य जीवों की बात करें तो हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, ये वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा जो प्रसिद्ध है वो कहाँ पर पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। अगर डेल्टा क्षेत्र की बात करें तो बंगाल टाइगर, मगर व घड़ियाल पाए जाते हैं। बड़े बड़े शहर जो जिनकी बात करें हम इस एरिया में, कौन से में, गंगा ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में कौन कौन से शहर हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सारे शहर हैं। वो कितनी आबादी वाले हैं, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, जो कि किस में है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। कुछ इंपॉर्टेंट जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये यमुना नदी। अगर तो आपसे पूछा जाए ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो भी क्या है, यमुना नदी। क्यों, क्योंकि आगरा खुद क्या है, आगरा में क्या स्थित है, ताजमहल स्थित है। अगर इलाहाबाद की बात करें तो गंगा और यमुना दोनों नदियों के संगम पर क्या बना है, इलाहाबाद बना हुआ है। यूपी व बिहार में क्या स्थित है, बौद्ध स्तूप स्थित है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्या प्रसिद्ध है, इमामबाड़ा। असम में काजीरंगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इन सभी के बाद में हम बात करें जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल, कौन सा जल है इसमें, अलवण मतलब लवणीय। हमने जल के दो प्रकार पढ़े हैं, लवणीय और अलवणीय। जो लवणीय जल होता है वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता, पीने योग्य नहीं होता, जबकि अलवणीय जल हमारे लिए क्या है, उपयुक्त है, मतलब वो क्या है, शुद्ध जल है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है उसके अलवणीय जल में एक प्रकार का क्या पाई जाती है, डॉल्फिन पाई जाती है, जिसको स्थानीय भाषाओं में सुसु कहा जाता है। और इससे क्या पता चलता है, इसकी जल की शुद्धता का हम पता करते हैं। किससे जल की शुद्धता का पता करते हैं, सुसु से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।